हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के इमरजेंसी मैनेजमेंट के बारे में कि हार्ट अटैक के इमरजेंसी में जब घर पर पेशेंट हो तो क्या करने की ज़रूरत है। हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए हैं जिसमें हार्ट अटैक के बारे में चर्चा की है, हार्ट अटैक क्या कैसा होता है, किस तरह का पेन होता है, ये सब बात करी है। हार्ट अटैक के इमरजेंसी मैनेजमेंट पर भी हमने वीडियोज़ किया है, लेकिन क्योंकि ये हार्ट अटैक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा लोग इस बारे में ही जानना चाहते हैं कि इमरजेंसी में हार्ट अटैक हो तो क्या करने की ज़रूरत है, तो आज इस पर एक और वीडियो हम कर रहे हैं जिसमें कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स पहले वीडियोस में ओवरलैप जरूर होंगे जिसको हमने पहले भी बात करी थी, पर क्योंकि ये टॉपिक ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से आज इस पर हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको पहुँचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। सबसे पहले हार्ट अटैक बेसिकली एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हृदय की कोई नली बंद हो जाती है। नली बंद होती है तो व्यक्ति को सडनली पेन होना चालू होता है, घबराहट, पसीना वगैरह होना चालू होता है। इससे को तुरंत ट्रीट करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब ये हार्ट अटैक होता है तो व्यक्ति का मृत्यु दर ऑलमोस्ट 20 से 30% तक हो जाता है अगर पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट ना दिया जाए। पेशेंट का मृत्यु दर कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जिस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया है जिसमें प्रेडिक्टर्स ऑफ हार्ट रेट पर हमने बात करी है, प्रेडिक्टर्स ऑफ डेथ इन हार्ट अटैक के बारे में हमने बात करी है, तो आप उसको डेफिनेटली चेकआउट करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग हार्ट अटैक में लोगों का मृत्यु दर कम और ज़्यादा क्यों होता है। और हार्ट अटैक का बेसिक पैथोफिजियोलॉजी वाला भी जो हमने वीडियो था उसमें मेजर माइनर हार्ट अटैक्स पर भी हमने बात करी है, तो इसलिए आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मेजर अटैक माइनर अटैक क्या होता है और उसमें डिफरेंस क्यों होता है और उसमें मृत्यु दर में क्यों फ़र्क होता है। बेसिकली यहाँ हम बात करेंगे अगर किसी को मेजर अटैक आ रहा है, खैर माइनर अटैक को भी आप इग्नोर मत करिए क्योंकि वो भी थोड़ा डेंजरस तो वो भी होता है, लेकिन अगर मेजर अटैक आ रहा है तो वैसे केस में आपको तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को सिम्टम्स को हम अर्ली रिकॉग्नाइज करें, घर पर जो भी बेस्ट पॉसिबल थेरेपी हो वो पेशेंट को हम दें और बने जितना जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाएं क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट का हार्ट अटैक में हम घर पे खाली बेसिक फर्स्ट एड या थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट ही दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट की मदद हम नहीं कर सकते, इसलिए हर पेशेंट को बने जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाएं वो ज़रूरी है। इसमें बेसिकली हम घर पर क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं वो सबको आना चाहिए। इनफैक्ट जो भी पेशेंट को हार्ट अटैक का रिस्क है या उसकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक का रिस्क है वो सारे पेशेंट्स को हार्ट अटैक का इमरजेंसी मैनेजमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब हार्ट अटैक आता है तो उस समय लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है और वो पेशेंट को नज़दीक के किसी भी सेंटर में ले जाते हैं जहाँ से उनको पता चलता है कि हार्ट अटैक है, फिर किसी और सेंटर में ले जाते हैं और वो धक्के खाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और कई बार शिफ्टिंग के इस खेल में पेशेंट की जान चली जाती है। तो इसलिए आपको किस तरह से हार्ट अटैक की स्ट्रैटेजीज को प्लान करना है, मैनेजमेंट को प्लान करना है, एम्बुलेंस वगैरह का क्या रोल है और एम्बुलेंस के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ये ऑलरेडी हार्ट अटैक के इमरजेंसी मैनेजमेंट वाले वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, तो आज उसकी उतने डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन बेसिकली आपको हार्ट अटैक के टाइम सबसे पहला काम जो करना है वो एम्बुलेंस को कॉल करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग पेशेंट का मैनेजमेंट तो चालू कर देते हैं, एम्बुलेंस को बुलाना भूल जाते हैं, एम्बुलेंस को भी वहाँ पहुँचने में 10-15 मिनट तो लगते हैं, तो आपको पहले एम्बुलेंस को कॉल करना है, बाकी सब कुछ उसके बाद में, और प्रेफरेबली कार्डियक एम्बुलेंस ही बुलाना है, क्योंकि बाकी एम्बुलेंस में क्या डिफिब्रिलेटर वगैरह नहीं होता तो पेशेंट को इमरजेंसी मैनेजमेंट नहीं मिल पाता एम्बुलेंस के द्वारा। और दूसरा ये कि एम्बुलेंस भी प्रेफरेबली उस हॉस्पिटल की बुलाएं जहाँ पे आपको जाना है, नहीं तो गवर्नमेंट की फ्री अवेलेबल है स्कीम्स, उसमें कार्डियक एम्बुलेंस अगर अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। पर इसमें ज़रूरी ये है कि आपको पहले दिमाग में प्लान होना चाहिए कि किस हॉस्पिटल में जाना है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एम्बुलेंस तो आ जाती है लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि कार्डियक फैसिलिटी कहाँ पे है, कहाँ पे पेशेंट को अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिल पाएगा और ट्रीटमेंट क्या मिल पाएगा। वहाँ जाने के बाद फिर आप डॉक्टर शॉपिंग करने लगते हो कि यार यहाँ नहीं वहाँ लेके चलते हैं, वहाँ नहीं वहाँ लेके चलते हैं, तो फिर पेशेंट का इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट होता है, जान का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए पहले से ये डिसाइडेड होना चाहिए कि एम्बुलेंस कहाँ से बुलानी है, एम्बुलेंस के नंबर सेव होने चाहिए और एम्बुलेंस आने के बाद किस हॉस्पिटल में लेके जाना है, कहाँ फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल है, वो आपको पहले से मेंटली प्लान होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये समझ में आने की ज़रूरत है कि हार्ट अटैक के पेशेंट में सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है कि आपको पेशेंट के सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करें। हर पेशेंट जिसको हार्ट अटैक होगा उसको सीवियर चेस्ट पेन और घबराहट, पसीना होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हार्डली 20% पेशेंट में ही बहुत सीवियर चेस्ट पेन होता है, 70-80% पेशेंट में कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं। और टिपिकल जो वो फिल्मी कॉन्सेप्ट है कि बहुत तेज़ दर्द होगा, घबराहट, पसीना होगा, वो हर पेशेंट में मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई पेशेंट को थोड़ा सा दर्द होता है, कई पेशेंट उसको एसिडिटी मान के इग्नोर करते हैं, कोई मस्कुलर पेन मान के इग्नोर करते हैं, कोई सिंपल गैस या ब्लोटिंग मान के इग्नोर करते हैं, किसी को सिर्फ लूज मोशन होता है तो वो लूज मोशन मान के इग्नोर करता है। तो ये काफ़ी कॉमन है कि लोग को थोड़ी एटिपिकल प्रेजेंटेशन होता है जिसमें टिपिकल वैसा वाला पेन ना हो लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके का लोगों को पेन होता है, लोग उसको हार्ट अटैक नहीं मानते, इग्नोर करते हैं।
जिसकी वजह से उनको जान का खतरा बढ़ जाता है और फिर लेट वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है कि आप सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करें कि ये व्यक्ति को हार्ट अटैक हो सकता है। ये ज़्यादातर उन लोगों में एप्लीकेबल है जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं। ऑब्वियसली बिना रिस्क फैक्टर वाले को भी हार्ट अटैक हो सकता है, तो आपको उनमें भी लापरवाही तो नहीं करनी, लेकिन हाँ रिस्क फैक्टर्स अगर हैं जैसे कि बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, फैमिली हिस्ट्री है, वजन अगर किसी का ज़्यादा है, पहले का डायग्नोज किसी को हार्ट ब्लॉकेज या प्रॉब्लम है एंड जो पहले हुआ है और उनको पहले से पता है कि ब्लॉकेजेस है, इस तरह का अगर किसी को भी कोई आपको पहले से पता है सिम्टम्स हैं, तो फिर आपको उसको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। ज़्यादा अग्रेसिवली उसके सिम्टम्स को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक दो बार आप गलत भी हो जाए, हो सकता है आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके पहुंचे और डॉक्टर बोले कि हार्ट अटैक नहीं है तो मसल पेन है घर जाओ, या एसिडिटी है तो घर जाओ, कुछ दिक्कत नहीं है। दो चार बार हो सकता है गलत डायग्नोसिस हो जाए, लेकिन वो वर्थ है, क्योंकि आपने अगर दो चार बार गलती कर भी दी और फाइनली आपने अगर सही ट्रीटमेंट कर दिया पेशेंट का, तो वो ज़्यादा वर्थ है। रादर अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो और लापरवाही करते हो, उसमें आपके पेशेंट की जान चली जाती है या हार्ट में बहुत डैमेज हो जाता है जो कि रिकवर नहीं हो सकता, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दो चार बार मान लीजिए अगर गलती हुआ भी तो भी वर्थ है, लेकिन ऐसे स्टेजेस में थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिवली ट्रीटमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह का कोई भी सिम्टम अगर आपको हो रहा है तो हार्ट का ब्लॉकेज या अटैक उसको रिकॉग्नाइज करें, ज़रूरी है। इसके अलावा अगर पेशेंट आपका घर पे कॉन्शियस है, प्रॉपर बात कर रहा है, तो फिर आपको उसको टैबलेट्स देनी चाहिए जिसको हार्ट अटैक के लिए ज़रूरी होती है। जैसे कि एस्प्रिन है 325 मिलीग्राम की चूएबल टैबलेट आती है, प्रेफरेबली इसको चू या चबाना चाहिए क्योंकि म्यूकोसा से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा आप क्लोपिडोग्रेल देते हो, क्लोपिडोग्रेल या तो 300 मिलीग्राम देते हो, या अगर लो ब्लीडिंग रिस्क का पेशेंट है, यंग पेशेंट है, तो आप 600 मिलीग्राम दे सकते हो। 600 मिलीग्राम जल्दी असर करता है लेकिन ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा होता है। 300 मिलीग्राम थोड़ा देर से असर करता है। इसके अलावा आप टिकाग्लोर दे सकते हो। टिकाग्लोर में 180 मिलीग्राम की यानी 90 मिलीग्राम की 2 गोली देते हो पेशेंट को, 180 मिलीग्राम का लोडिंग डोज देते हो। टिकाग्लोर और जल्दी एक्ट करता है, 1 घंटे में उसका असर चालू हो जाता है और ज़्यादा बेटर है। घर पे रखना चाहो तो इसको भी रख सकते हो। क्लोपिडोग्रेल 600 देते हो तो 2 से 4 घंटे में असर करता है, और 300 मिलीग्राम देते हो तो 6 से 24 घंटे में असर करना चालू करता है, जबकि टिकाग्लोर 1 घंटे में असर करता है। टिकाग्लोर से भी एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर दवा होती है प्रासुग्रेल, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो नॉन एंजियोप्लास्टी पेशेंट में यूजली नहीं देते हैं, तो इसलिए उसको आप अवॉइड करें तो चलेगा। टिकाग्लोर फिर भी आप बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से रख सकते हो, या क्लोपिडोग्रेल रख सकते हो। दोनों को साथ में नहीं देना है, टिकाग्लोर 180 या क्लोपिडोग्रेल 300 या 600 जो भी आप दे रहे हो, दोनों में से वो भी कोई एक, और साथ में एस्प्रिन देना है, साथ में स्टैटिन देना है, यानी कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो दवा है उसमें अटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम या रोजुवास्टैटिन 40 मिलीग्राम, दोनों को साथ में नहीं देना है, दोनों में से एक को देना है। इसके अलावा अगर बीपी ज़्यादा हो, घर पे आपने चेक कर लिया बीपी अगर ज़्यादा है, तो आप पेशेंट को बीटा ब्लॉकर या एस इनहिबिटर या मिनरल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये तीनों में से भी टैबलेट घर पे अगर रखो तो दे सकते हो। पर इसके लिए ज़रूरी है कि बीपी चेक हो जाए, क्योंकि बीपी अगर ज़्यादा हो तो ही दीजिए, क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि पेशेंट का बीपी कम नहीं होना चाहिए। जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है और उसका बीपी 90 से नीचे हो तो मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 80-90% तक चला जाता है, जिसे कार्डियोजेनिक शॉक की सिचुएशन बोलते हैं, कि बीपी कंटिन्यूसली 90 से नीचे और मेंटेन नहीं हो पा रहा तो मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसे टाइम पर बीपी बहुत ज़्यादा लो नहीं करे तो अच्छा है, 140-150 भी रहे तो चलेगा, जितना हायर बीपी है उतना अच्छा। हायर का मतलब ये नहीं कि 200 बीपी रहे, पर 150-140 के आसपास रहे तो अच्छी बात है, पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप बीपी कम करने वाली मेडिसिन देना चाहें तो रैमिप्रिल या बीटा ब्लॉकर या एल्डेक्टोन या तीनों एक साथ में भी दे सकते हैं, पर ये दवाओं को उतना ज़्यादा रोल नहीं है एक्यूट मैनेजमेंट में जितना आपका बाकी 3 दवाओं का जिनका हमने डिस्कस किया उनका रोल है। अगर किसी को हार्ट फेलियर वगैरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, सैचुरेशन में आपको ऑक्सीजन कम होता दिख रहा है, तो लैसिक्स वगैरह के इंजेक्शन आप घर पे रख सकते हो। पर ये सब चीज़ों के ज़्यादा डेप्थ में जाने का मैं एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत कम्बरसम होता है। घर पे कैनुला वगैरह लगाना, उसको एडमिनिस्टर करना इतना ईजी नहीं होता। तो कोई मेडिकल ट्रेन पर्सनल घर पे अगर अवेलेबल है तो ही ये सब चीज़ कर सकता है, नहीं तो नहीं। अदरवाइज जब पेशेंट एम्बुलेंस में आ जाएगा तो एम्बुलेंस में जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो ये सब कर लेता है, जो इंजेक्शन वगैरह देना है वो वहाँ पे दिए जा सकते हैं। घर पर बाकी सब इंजेक्शन वगैरह के लिए मैं माता पच्ची उतना एडवाइस नहीं करूँगा। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी को घर पे दे सकते हैं, ये यूजली नॉट एडवाइजेबल है, क्योंकि उसके लिए ईसीजी जो क्राइटेरिया है वो घर पर आपको नहीं समझ में आएगा कि पॉसिबल है कि नहीं। इवन एम्बुलेंस में भी थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दिया जा सकता है, लेकिन कई बार उसमें भी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि एम्बुलेंस में क्या है, बहुत ट्रेन डॉक्टर्स नहीं होते, कई बार सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ होता है, तो वो सारा चीज़ प्रॉपरली मैनेज कर पाए एम्बुलेंस में बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत टाइम अगर लगने वाला है, मान लीजिए पेशेंट को एक गाँव से दूसरे गाँव भेजना है जहाँ 2-2.5 घंटे कराना है, तो डेफिनेटली आपको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देना पड़ेगा, या तो एम्बुलेंस में या घर पर अगर वैसा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है और 15-20 मिनट में आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, तो फिर बेटर है कि वो डिसीजन हॉस्पिटल पहुंच के लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। घर पर वो सब एडमिनिस्टर करना उतना ईजी नहीं है और रिस्की ज़्यादा है।
और ऑब्वियसली सब इंजेक्शन कॉस्टली भी आते हैं, तो उसको एम्बुलेंस बेसिस पे मैनेज करना इतना ईजी भी नहीं होता है। इसके अलावा जब पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हो जाए घर पर, तो उसको टैबलेट्स देने की कोशिश मत करिए। उसको अननेसेसरी उस समय आप टैबलेट्स खिलाने की कोशिश करोगे तो उल्टा सांस की नली में जाएगा, तो दिक्कत बढ़ जाएगी। अदरक, नींबू, लहसुन, प्याज, कुछ भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मत करिएगा उस टाइम पे खिलाने का, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उल्टा सांस की नली में अगर चला गया तो मृत्यु होने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसे चीज़ मुंह में खिलाने का, चबाने का कुछ कोशिश मत करिए। कोई प्रूवन स्टडी नहीं है जो डॉक्यूमेंट करती है कि इससे कुछ फ़ायदा होगा। तो इसलिए ऐसे टाइम पर जहाँ पेशेंट की ज़िंदगी दांव पर लगी हो, वहाँ पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। और अगर करते हैं तो आई थिंक 99% ऑफ द टाइम्स कुछ फ़ायदा नहीं होगा। 1-8% में अगर तुक्का लग भी गया तो भी वो उसके वजह से हुआ कि दवा के वजह से हुआ, वो कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मत करिए। बने जितना जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाइए। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए या बात नहीं कर रहा है, पल्स नहीं आ रही है, तो उसमें कार्डियक मसाज चालू करिए। कार्डियक मसाज में बेसिकली आपको कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन में पेशेंट के ऊपर थोड़ा सा नील करके दोनों हाथों को लॉक करके छाती पर रख के उसमें लगभग 100 कंप्रेशन 1 मिनट में आपको उसको देने हैं, जिसमें फास्ट कंप्रेशन होना चाहिए, अग्रेसिव कंप्रेशन होना चाहिए। लगभग 2 इंच नीचे तक आपको स्टर्नम को दबाना है और ये तब तक मेंटेन करना है बिना रुके जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाए। और एम्बुलेंस में डिफिब्रिलेटर डिवाइस ज़्यादातर होती है, तो उससे आप पेशेंट को शॉक करके नॉर्मलाइज कर सकते हो। ये सिर्फ कार्डियक अरेस्ट में करना है, कार्डियक अटैक में नहीं करना है। हार्ट अटैक में अगर अरेस्ट होता है, जो कि 10-15% केस में होता है, तो आपको ये इनिशिएट करना है। मतलब अनकॉन्शियस पेशेंट हो तो ही करना है। हार्ट अटैक के बाद पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया यानी पल्स नहीं आ रही है तो करना है। अदरवाइज हर पेशेंट में आप पेशेंट बात कर रहा है, ये कर रहा है और आप उसमें मसाज चालू कर दो तो कुछ फायदा नहीं होगा, वो उल्टा कंडीशन बिगड़ जाएगी उसकी। तो अनकॉन्शियस पेशेंट हो, पल्स नहीं आ रही है, तभी आपको ये इनिशिएट करना है और उसको कार्डियक मसाज तब तक करते रहना है तब जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए। पेशेंट को एक प्लेन सरफेस पे लिटा दीजिए और उसके बाद एक पर्सन या ऑल्टरनेट कर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक आदमी इतना कंटिन्यूस मसाज नहीं कर सकता, तो 2-3 आदमी ऑल्टरनेट करके मसाज कर सकते हैं और कंटिन्यूस 100 कंप्रेशंस पर मिनट के हिसाब से आपको उसको पंप करते जाना है। और एक बार पुश किया तो उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम दीजिए ताकि छाती वापस खुल के आए, फिर बार बार करिए। इस तरह से आपको 100 बार पर मिनट करना है। बहुत ज़्यादा भी मत करिए, मतलब 100 के बदले 200-250 करेंगे तो और बुरा होगा, 100 के बदले 50-60 बार करेंगे तो भी बुरा होगा। ये बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है कि थोड़ा देर तक, जब तक हार्ट काम नहीं कर रहा है तब तक ब्रेन को थोड़ा ब्लड मिलता रहे, ताकि ब्रेन जब तक डिफिब्रिलेटर अवेलेबल ना हो जाए तब तक हार्ट थोड़ा बहुत काम करता रहे, ब्रेन को ब्लड धक्के की वजह से पुश होता रहे, ताकि ब्रेन परमानेंट डैमेज नहीं हो जाए। क्योंकि हार्ट को तो डैमेज होने में 30 मिनट लगते हैं, ब्रेन को तो डैमेज होने में 3 मिनट ही लगते हैं। तो अगर हार्ट बंद हो गया तो 3 मिनट के अंदर ब्रेन में परमानेंट डैमेज हो जाएगा और पेशेंट कोमा में चला जाएगा। उसके बाद फिर उसके रिकवरी के चांसेस काफ़ी कम है। तो इसलिए 3 मिनट भी अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो बहुत ख़राब चीज़ है। तो आपको कार्डियक मसाज बने जितना जल्दी चालू करना है। और इसके लिए आइडियली ज़रूरी है कि हर कार्डियक पेशेंट जिसको कार्डियक मसाज के बारे में अगर पता नहीं है तो उसको पता करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट को और उनके रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को, एटलीस्ट 2-4 लोग को आना चाहिए। क्योंकि जब पेशेंट को इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो उसके आसपास कौन अवेलेबल रहेगा वो पता कई बार नहीं रहता है। तो सबको ही अगर ये ट्रीटमेंट आए या कार्डियक मसाज के बारे में पता हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप उसको इमीडिएटली पेशेंट को ऑफर कर सकें। इसके अलावा कई बार आप अगर कार्डियक अरेस्ट या इस तरह का इवेंट अगर कोई मॉल वगैरह में हुआ हो तो एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन डिवाइस आती है, उसको यूज़ करते आना चाहिए। उसमें बेसिकली पैड्स होते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन अपने आप ही दिया रहता है। पैड को आप छाती पर लगाते हो प्रॉपर पोजीशन में, एडहेसिव पैड को चिपकाते हो और उसके बाद वो एईडी पेशेंट का रिदम एनालाइज करता है और उसमें शॉक का इंट्रैक्शन रहता है, तो आप उसको प्रेस करोगे तो शॉक डिलीवर करेगा। तो ये हॉस्पिटल में जो डिफिब्रिलेटर डिवाइस होता है वैसे ही काम करता है, लेकिन घर पर या मॉल्स वगैरह में किसी को भी कहीं अरेस्ट हो तो ये बहुत जान बचाने में मदद करता है। फॉरेन कंट्री में तो पुलिस वाले भी इसको रखते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जो एम्बुलेंस वाले उसको भी रखते हैं। एम्बुलेंस में तो खैर अपने यहाँ पे भी कार्डियक एम्बुलेंस में तो एटलीस्ट रहता है, पर सारी एम्बुलेंस में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इसके अलावा हॉस्पिटल्स में तो ऑब्वियसली रखना ही पड़ता है, पर बहुत सारे क्लिनिक्स वगैरह में भी, बहुत सारे फर्स्ट एड सेंटर्स में भी और बहुत सारे मॉल्स और एलिवेटर्स और ऐसी जगह पे भी फॉरेन कंट्रीज़ में रहता है। इंडिया में उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं, क्योंकि थोड़े कॉस्टली डिवाइसेज आते हैं तो गवर्नमेंट इतना इंस्टॉल सब जगह नहीं करा सकती, तो अपने यहाँ पे उतना ट्रेंड नहीं है, पर फॉरेन कंट्रीज़ में तो रहता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल है, चाहे घर पे हो चाहे आसपास कहीं हो, तो आप इसको यूज़ करके पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। तो उसमें पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। एटलीस्ट हॉस्पिटल या एम्बुलेंस पहुँचने तक पेशेंट की जान बच जाए तो बाकी काम फिर एम्बुलेंस पे किया जा सकता है या हॉस्पिटल में किया जा सकता है। अगर पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है तभी पेशेंट को मेडिसिन देनी चाहिए। अनकॉन्शियस पेशेंट में कोई आपको खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। और जो पर्सन सीपीआर कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको प्रॉपरली मॉनिटर करिए। नहीं तो अगर वो गलत तरह से या गलत
वे में CPR अगर करता है तो उससे पेशेंट को फायदा होने के बदले कई बार नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पेशेंट अगर कॉन्शियस ओरिएंटेड है तो उसको प्रॉपर्ली आप कंफर्ट करिए, उसको सांत्वना दीजिए कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, हम आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, ताकि वो टेंशन में ना हो और वो इधर उधर भागे दौड़े नहीं, एक जगह पे उसको बैठा के रखिए ताकि वो स्ट्रेस में ना रहे और फिर उसको इमरजेंसी में जितना जल्दी हॉस्पिटल लेके जाएं, ऐसे हॉस्पिटल में ही लेके जाएं जहाँ पूरी कार्डियक फैसिलिटीज अवेलेबल हो, ताकि इमरजेंसी के टाइम में आपको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भागा भागी ना करना पड़े। तो आज के टॉपिक में हमने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या हार्ट अटैक के टाइम इमरजेंसी में क्या करने की ज़रूरत है उसके बारे में, घर पर क्या स्टेप्स होते हैं उस बारे में बात करी।